हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक निबंध देखने वाले हैं जो कि आपके 9 नंबर के मार्क्स का आता है। ठीक, कितने नंबर का? 9 नंबर का आता है। और देखो, एक चीज़ अगर क्लियरली बताऊं तो आप लोगों ने 6 में, 7th में, 8th में आप सब ने गाय का निबंध जरूर लिखा होगा। इसको हम कैसे लिखते थे? इसको हम ऐसे लिखते थे, हमने पहला लिख लिया यहाँ पे कि हाँ, पहला पॉइंट है कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय हमारी माता है। तो पहले जो निबंध लिखते थे ना, अब ऐसा निबंध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत अलग चीज़ है, ये तो सच बात है। और दूसरी चीज़ कि आप ये सोचो कि आप एक ये डाल दो हेडिंग कि हाँ आतंकवाद, और उसके बाद छापते जाओ 2 पेज लगातार। तो ऐसे भी नहीं करना है, आपको करना है टॉपिक बना के, आपको करना है हेडिंग बना के। तो वो कैसे करना है वो मैं समझाने वाला हूँ, और इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसको जरूर देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, आतंकवाद वाला। देखिए, आतंकवाद समस्या और समाधान 2017 में आया, 19 में आया। भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान 15, 16, 18, फिर 14 में आ चुका है। ठीक है, फिर देखिए 19 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। तो आप इन सब का ही वेट कर रहे हो कि किस में आ चुका है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो आतंकवाद की समस्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ये सोचो वहाँ पे आपको करना है, आपको टाइम वेस्ट करोगे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सोचने में टाइम वेस्ट करोगे कि भाई हम क्या कहते हैं, इसमें क्या लिखें क्या ना लिखें, है ना। बना आप सोचते हो कि निबंध तो हम बना के वहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये गलत है ना। कि वहाँ पर निबंध आप पे बनेगा नहीं और आपका समय बर्बाद होगा, आपके पास नहीं होता समय, है ना। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा 9 नंबर का ही छापना होता है। कितने नंबर मिलेंगे आपको? पूरे 9 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरे 9 नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन आपको तरीके से करना है चीज़ों को। ठीक है, तो जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आराम आराम से समझते हैं। ठीक है देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम आतंकवाद का अर्थ, है ना। किसी भी चीज़ को समझाने वाले हैं तो उसका पहले अर्थ, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए, आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद है। तो आतंकवाद क्या है? पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी एक कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, महजबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। मतलब इन सब का भी एक बड़ा भाई कहा जा सकता है। ये सब भी हैं, जातिवाद, ये सब महजबवाद, संप्रदायवाद, और इसका बड़ा भाई कहा जा सकता है किसको? आतंकवाद को। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभत्स रूप आतंकवाद है। तो जो मतलब इन सब का जो हाईली, जो इनका बड़ा भाई है ना, वो क्या है? आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है, मतलब इसकी तुलना किसी के जानवरों की प्रवृत्ति से की गई है, जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना समाज है, और ना ही कोई इसका राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थंध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाग मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपने अर्थ लिख दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि आतंकवाद के कारण क्या है और उद्देश्य क्या है। भाई उसका कॉज पता चल जाए कि ये होता क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। ठीक है, आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है। वो क्या होता है? वो तो लक्ष्यहीन होता है। उसे तो किसी ने पकड़ा दिया गया है, बेटा ये ले और तू बस लड़ाई कर। उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही दिखाता है ना। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है ना। कोई एक चीज़ रख ली जाती है कि यहाँ पर ये जातिवाद चल रहा है, यहाँ पर ये धर्म के आधार पर चल रहा है, यहाँ पर जाति के आधार पर चल रहा है, भाषा के आधार पर चल रहा है, कि वो तो ऐसा करते हैं हम ऐसा करेंगे, तो चलो हम ऐसा करते हैं, विस्फोट कर देते हैं। तो ये आतंकवादी सारी चीज़ें कंडीशन है। गतिरोध पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब आता है भारत में आतंकवाद, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई हमारे भारत में आतंकवाद की। तो आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ था। आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, अटैक होते रहते हैं। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी IAS के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ठीक है, IAS के हाथ होने की पुष्टि हुई है। अब ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता ही जा रहा है। पंजाब और असम इस संतरास से कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा को सुन ही नहीं पा रहा है। आपको पता है कश्मीर के बारे में, तो है ना, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोहियों के हाथ नहीं हैं, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ हैं।
आतंकवाद की लगी आग में वर्षा से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी तक शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही खंजर भौंके जा रहे हैं। उस दिन तो कश्मीर के मुंह पर कालिक ही वहां के कुछ आतंकवादियों ने पोत दी, जब उन लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री की युवा अविवाहिता पुत्री का अपहरण कर, ठीक है, उसकी, तो आपको देखो एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है यहाँ पे, है ना। तो आतंकवादी यहाँ पे थे हम, देखिए, दोष द्रोहियों अपितु विदेशियों के हाथ भी हैं। हाँ, पुत्री का अपहरण कर उसकी रिहाई के बदले उन कैदी आतंकवादियों को रिहा कर लिया जो अपने मुंह की कालिक कश्मीर के कपोल और पोतने का प्रयास कर रहे थे। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी पुत्र हैं जो खाते यहाँ का हैं और गाते किसका है, पाकिस्तान का। अपनी माँ को दूसरे के हाथों सौंपने की बात करने वाले कुपुत्रों को कश्मीर कभी माफ़ नहीं कर सकता। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन पूरे जोर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आतंकवाद के अंत का उपाय। तो आतंकवाद के अंत का उपाय क्या है? आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे देना चाहिए उनको, है ना। और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं जिससे वे हर परिस्थिति में स्वयं निर्णय ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और उनकी निंदा हो। आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा देनी चाहिए। भारत यदि यह समझौता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है तो उसे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह आवश्यक है कि समझौता सर कटा कर सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं के सिद्धांत से प्रेरित हो। ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं। अब लास्ट बात आती है उपसंहार की, ठीक है, बस लास्ट, ठीक है। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, धन जन की बहुत हानि होती है और प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं और प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि अब और हमारा भारत जो है वो शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देश की भांति प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी 22 फरवरी आ गई है, बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है। आपने अगर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हिंदी की प्लेलिस्ट सबसे पहले चेक करिए और देखिए आपके लिए पढ़ने को बहुत कुछ है। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।